हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 10th में आ चुके हैं, जो अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में। बहुत डर होगा, नहीं भी होगा तो अच्छी बात है, डरने की कोई बात ही नहीं है। जैसे नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं वैसे ही बोर्ड होता है। पर जिनको थोड़ी घबराहट, टेंशन है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी बुक रेफर करनी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड। ओके, तो पहले तो हम बात करेंगे कि जनरल टिप्स की, जो भी जनरल बातें हैं, जो नॉर्मल बातें हैं जो आपको याद रखनी है उस बारे में। फिर हम आएंगे कि आपको हर एक सब्जेक्ट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, तो फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री में किन बातों को याद रखना है, और बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपको करना है, वो है कि आपको सिलेबस देखना है। अंडरस्टैंड द सिलेबस फॉर सीबीएसई क्लास 10 प्रिसाइसली। आपको सबसे पहले सीबीएसई जो सीबीएसई की साइट है उससे आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारा सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस को देखना है उसको। देखो, सिलेबस डाउनलोड करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें आप बुक्स में तो चैप्टर्स रहते हैं, पूरा कंप्लीट चैप्टर रहता है। कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला है, कौन से चैप्टर से कितना पार्ट आने वाला है, वो सब हमें कहाँ से पता चलेगा? सिलेबस से। जब तक आप सिलेबस को नहीं देखोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपको पता ही क्या चलेगा? एंड टाइम पे आप देखोगे, अरे ये तो आना ही नहीं था और ये तो मैं पढ़ के बैठा हूँ, है ना। इसलिए सबसे पहले सिलेबस आपको देखना है। जिन लोग ने देख लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो आप सिलेबस देख लीजिए और हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपने एक बार सिलेबस को डाउनलोड कर लिया, उसको आपने देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको अपनी प्रिपरेशन, पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आप कुछ भी चीज़ पढ़ें तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, उसको चीज़ को याद ना करें। आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आप जो भी पैराग्राफ पढ़ते हो, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ओके, फिर आपको उसमें एनसीईआरटी में जब आप एक पैराग्राफ देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। आपको खुद का टीचर, मेंटर, एजुकेटर बनना है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस लिखने हैं और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ही लिखना है, क्योंकि लिखना आएगा तभी तो आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे, है ना। तो नोट्स आपको बनाने हैं और वहीं पे या फिर आप बुक के ऊपर ही क्वेश्चंस लिख लीजिए और उसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है हमें, बस अब जो टर्मिनोलॉजी होती है वो तो याद करोगे, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो तो याद करना ही पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट्स नहीं, समझना है हमें। कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करना है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, और जो भी पढ़ रहे हो उसमें से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, गेट फेमिलियर विद द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर सीबीएसई क्लास 10। अब आपको क्या करना है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसे क्वेश्चंस तो आपने बना लिए। अब आपको देखना है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सीबीएसई ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो अरिहंत की वो है ऑल इन वन, वो बेस्ट है उसमें, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम साइंस का या किसी भी अगर लैंग्वेज नहीं है तो साइंस का तो पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट्स में फोकस करना होता है। तो आप क्या करो, जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चंस लगा लो, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक में जो भी चीज़ क्लियर नहीं है, उसको तुरंत ही उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। इसलिए जो भी पढ़ा उस पे क्वेश्चंस आपने खुद फ्रेम करें। खुद फ्रेम करने के बाद आपने अरिहंत की बुक उठाई और उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, उस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के आपने लगाया और आपने एनालाइज करा कि मेरे को कहाँ, कौन सा पार्ट मेरा वीक है। ओके, ये बात हो गई। फिर ये सेल्फ असेसमेंट की, सेल्फ असेसमेंट वही कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, आपने क्वेश्चंस लगाया, फिर आपने चेक किया आंसर, तो आपको समझ में आ गया कि यार ये सारे आंसर्स तो मैं करेक्टली आंसर कर रहा हूँ, बट इनमें कुछ डाउटफुल है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट अभी मेरा क्लियर नहीं है, मुझे इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये होता है सेल्फ असेसमेंट। आपको खुद का ही सेल्फ असेस करना है कि कैसे मुझे पढ़ाई करनी है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको ही देखना है। ओके
और हमारे खुद से अच्छा हमारा टीचर कोई नहीं होता कि हम खुद को ही पढ़ा रहे हैं और खुद ही एनालाइज कर रहे हैं कि हम कितने पानी में हैं या हम अच्छे से हमें सब समझ में आ रहा है। Once the CBSE sample papers are available, study them thoroughly to do well in the examination. और जैसे ही आपके पास CBSE के सैम्पल पेपर्स आ जाते हैं, आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है, उसको सॉल्व करिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड्स में, तो ये आपको हेल्प करेगा। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आपने जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है, अब आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पहले आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने, फिर आपको लगाना है प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर के, आप प्रीवियस ईयर में आपको सारे चैप्टर के कंपाइल्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, फिर आप उस पर फोकस कर सकते हो, है ना। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर आपको उठाना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनको सॉल्व करके देखना है। अब जैसे मैंने बोला, स्टडी द वीक टॉपिक सेवरल टाइम्स। आप जब प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अब आप अपने वीक एरिया पे, वीक टॉपिक्स पे वर्क कर सकते हैं, है ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो गया कि हाँ मुझे ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है, आपको वो भी रिवाइज करना है, बट उसको कम, इसको ज़्यादा। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं, और हम बात किसकी कर रहे हैं, हाउ टू स्कोर 95+ इन अवर बोर्ड एग्जाम, ओके, इन 10th बोर्ड्स। तो अब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स जो है उसमें हमें कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी है और कैसे फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है। ओके, प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिज़िक्स में जो है आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो याद करना है, कैसे डिराइव हुआ है वो भी आपको याद करना है अच्छे से, और आप जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट होते जाओगे। पहली बार में आपको टाइम लगेगा, तो टाइम लगने दो ना, अभी तो स्टार्टिंग, ये बहुत टाइम है हमारे पास, है ना। फर्स्ट जब आप पहली बार न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो जो टाइम आप ले रहे थे वो टाइम डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आप फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगोगे। बट ये करना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप बस फॉर्मूला रट के बैठोगे, है ना। तो इसलिए फॉर्मूला के साथ हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। फिर आएगा फिजिक्स हैव सेवरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थ्योरम्स, स्टूडेंट मस्ट नो देयर एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब काफ़ी फिजिक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, थ्योरम्स पे। स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, थ्योरम्स और फॉर्मूला तो रट लेते हैं कि हाँ ये पूछा जाएगा तो हमें ये लगाना है, बट उनको उसको अप्लाई करना, कि उसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो नहीं आता। और वो सब आपको कैसे आएगा, जब आप ये जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे। तो हमेशा याद रखो, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, understanding the fundamental concept, so we recommended student focus more on this point. Okay, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट कहाँ से, कैसे, क्यों बना है, किस लिए है, वो आपको याद रखना है। ओके, वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिजिक्स में अब कौन से टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोशन, फोर्स एंड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसी में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके, फिजिक्स के। आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है वो सब आपको याद करना है। और आप अगर कुछ भी आंसर लिखते हो तो उसकी यूनिट ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है, क्योंकि हम अगर डिस्टेंस लिखते हैं तो उसकी यूनिट हमें पता होनी चाहिए कि यूनिट क्या है, और उसका यूनिट आपको आंसर के बगल में लिखना है, क्योंकि यूनिट के भी मार्क्स होते हैं।
It is also important to study from the NCERT books and cover all the topics that are included in the syllabus. अब जो भी है आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाद मैंने आपको बताया कि आप अरिहंत से पढ़ सकते हो, एसचंद की जो लक्ष्मीर मंजीत है आप उनसे पढ़ सकते हो, ओके। बट जो अरिहंत है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हैं वो अच्छी है, पर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। प्रैक्टिसिंग बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन फॉर्मूलाज। आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में क्या था, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। और केमिस्ट्री में क्या है कि इक्वेशंस को, जो रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस, उनको कैसे बैलेंस करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। Learn the nomenclature of carbon compound containing functional groups and the common name of salts. आपको कार्बन कंपाउंड्स के nomenclature याद रखने हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम याद रखना है, और आपको जो सॉल्ट्स के कॉमन नेम होते हैं वो आपको याद रखना है। ये सारी बातें आपको केमिस्ट्री में अच्छे से रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। Do not miss saponification and cleansing action of soap as it is an important chapter from an exam perspective, ओके। जो सेपोनिफिकेशन है एंड क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Remember the first and last element present in the periodic table. Periodic table जो है उसका जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो आपको याद रखना है। Make a list of chemical reaction where the conversion takes place from one compound to another. अब chemical reaction जो है जिसमें एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बन रहा है, वो केमिकल रिएक्शन आपको याद रखने हैं, ओके। Furthermore, it is important to follow the NCERT books and cover all the topics that are included in the syllabus. अब बात तो यही हो गई, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ये सारे टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, पर ये इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सिलेबस जो है वो आपको पूरा ही पढ़ना है, बट ये टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं पे से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ओके। और एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। फिर आते हैं हम बायोलॉजी पे। बायोलॉजी, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर इन बायोलॉजी हैज़ डायग्राम दैट द स्टूडेंट्स नीड टू प्रैक्टिस वेल, ओके। कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इवन एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि 1 2 3 लेबलिंग दे देंगे और आपको पूछेंगे कि सेकेंड पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट कौन सा है, ओके। तो आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और डायग्राम्स के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने क्या बोला, आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, उस पे जो भी डायग्राम है, बायोलॉजी में जो भी डायग्राम है उस रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको देखना है, ओके। तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम्स बेस पे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंश्योर टू रिमेंबर ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड द रिस्पेक्टिव फंक्शंस। अब आपको, मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो तो आपको याद रखना ही है, और क्या याद रखना है आपको कि वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, टर्म के साथ क्या फंक्शन है, क्या डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें आपको याद अच्छे से करनी है। बस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखना है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। और इम्पॉर्टेंट टर्म्स तो याद रखना ही है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से टर्म बना लें, नहीं, हमें टर्म याद रखना है। गेट मेटिक्यूलस विद द की डेफिनेशन एज द सब्जेक्ट इज मोस्टली थ्योरी। अब यहाँ पे क्या बताया है कि डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और जो सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, पूरा थ्योरिटिकल है ना, पूरी थ्योरी दी है कि कौन कैसा किस लिए कैसे हो रहा है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कैसे हो रहा है, किसकी क्या डेफिनेशन है, किसका क्या फंक्शंस है, ये तो पूरी याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि ये थ्योरी है, पर ये कैसा हो रहा है आप वो समझ सकते हो, है ना, कौन कर रहा है वो टर्म आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें सलाइवा की, क्या होता है, हम बात करें सलाइवरी अमाइलेज, 1 सेकेंड, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, और ये क्या होगा, माल्टोज। तो आपको ये याद रखना है कि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता है, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। तो ये क्या है, टर्म है, टर्मिनोलॉजी है,
ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये सलाइवा में मिलता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है इस, ठीक है। Knowing the weightage of each chapter is recommended to score better in the board exam. Lastly, it is important to follow the NCERT books and cover all the topics that are included in the syllabus. ये तो जनरल बात हो गई, नॉर्मल बात हो गई। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सिलेबस आपको देखना है, किसका क्या वेटेज है, कौन सा चैप्टर कितना आने वाला है, वो आपको अच्छे से देखना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारा वीडियो पूरा सिलेबस ओवरव्यू का देख सकते हो, वहाँ पे हमने वेटेज भी बताया हुआ है। और आपको एनसीईआरटी तो फॉलो करनी ही है। एनसीईआरटी बुक में सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हैं वो आपको पहले किससे पढ़ना है, एनसीईआरटी से। ओके, फिर आपको रेफरेंस बुक्स उठानी है। तो यहाँ पे जो है आपका कि हाउ टू स्कोर 95% प्लस इन 10 बोर्ड्स, ये पूरा जो वीडियो है कंप्लीट होता है। अगर आप अपनी स्टार्टिंग से ऐसी ही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं तो बिल्कुल हम 95% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, मतलब स्टेप अप अकेडमी को आज ही सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेईई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।